हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू फाइनेंस विद सौम्या। अब पढ़ते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ क्लास 12th एफएमएम। चैप्टर का नाम है ट्रेडिंग। जैसे कि हमने चैप्टर 1 में पढ़ा कि पहले ओपन आउटक्राई सिस्टम में ट्रेडिंग होती थी। उसमें क्या होता था, जो बायर्स एंड सेलर्स हैं वो चिल्ला चिल्ला के प्राइजेस बोलते थे एंड जो बेस्ट प्राइस होता था उस पर डील सेटल हो जाती थी। ये सिस्टम बहुत इनएफिशिएंट था क्योंकि ये इमीडिएट ऑर्डर मैचिंग नहीं प्रोवाइड कर सकता था। उसके बाद एनएससी ने एक नेशन वाइड ऑनलाइन फुली ऑटोमेटेड स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम लेके आया। तो आपके पास फुल फॉर्म पूछी जा सकती है SBTS की, विच इज स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम। और जो टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल SBTS के अंदर, वो है हमारा NEAT, नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, NEAT. So under this system, a trading member can punch into the computer the number of securities and the prices at which he would like to transact. Transaction execute हो जाती है as soon as it finds a matching sell or buy order from a counterparty. तो इसके काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं जो कि आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ ही साथ हम ये देख लेते हैं VSAT क्या होता है। VSAT की फुल फॉर्म आती है, VSAT होता है हमारा वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल। तो NSC का एक मेन कंप्यूटर होता है और वो मेन कंप्यूटर VSAT लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होता है, वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल लाइंस। ये जो मेन कंप्यूटर होता है ये एक स्ट्रैटस के थ्रू चलता है। तो स्ट्रैटस हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है एक्सचेंज पर। तो इसमें से MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। SBTS की, NEAT की फुल फॉर्म, VSAT की फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, और स्ट्रैटस क्या होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये पूछ सकते हैं। ब्रोकर्स के पास टर्मिनल्स होते हैं, वो उनके प्रेमाइसेस पे इंस्टॉल्ड होते हैं और ये सारे टर्मिनल्स VSAT लाइंस के थ्रू कनेक्टेड होते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, स्क्रीन बेस्ड सिस्टम के एडवांटेजेस क्या हैं। देखिए, जो स्क्रीन बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम होता है वो एक स्ट्रिक्ट प्राइस या टाइम प्रायोरिटी पर ऑर्डर्स को मैच करता है। इससे क्या होता है, टाइम बचता है, कॉस्ट बचती है, रिस्क ऑफ एरर बचता है और फ्रॉड होने के चांसेस कम होते हैं। इन कंक्लूजन, इससे हमारी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बेटर होती है। कैसे? बाय कटिंग डाउन ऑन टाइम, कॉस्ट एंड चांसेस ऑफ एरर्स। उसके साथ साथ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है जल्दी से जल्दी मैच होती है, तो इंफॉर्मेशनल एफिशिएंसी मार्केट की बढ़ती है। फास्टर इनकॉर्पोरेशन ऑफ प्राइस सेंसिटिव इंफॉर्मेशन इनटू प्रिवेलिंग प्राइसेस। साथ साथ में अब SBTS के थ्रू क्या हुआ, चाहे कितनी भी दूर दो बायर्स और सेलर्स हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ज्योग्राफिकल लोकेशंस, वो आपस में ट्रेड कर सकते हैं, विच इम्प्रूव द डेप्थ एंड लिक्विडिटी ऑफ द मार्केट। ऑनलाइन सिस्टम में जो पहले ऑफलाइन सिस्टम होता था उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें बायर्स और सेलर्स को फिजिकली मीट करना पड़ता था, तब वो कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर सकते थे। लेकिन SBTS ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड की कि कहीं से भी ग्लोबल एक्सेस है, कहीं से भी बायर्स और सेलर्स आपस में ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। इससे ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ा तो लिक्विडिटी बढ़ी। अब वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, SBTS एनोनिमिटी प्रोवाइड करता है, यानी रिवील नहीं करता आइडेंटिटी, ना कि बायर की ना ही सेलर की, जिससे सबको इक्वल एक्सेस मिलता है। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स अ परफेक्ट ऑडिट ट्रेल विच हेल्प्स टू रिजॉल्व डिस्प्यूट्स बाय लॉगिंग इन द ट्रेड एग्जीक्यूशन प्रोसेस। परफेक्टली ऑडिट्स होते रहते हैं टाइम टू टाइम, जिससे क्या होता है, डिस्प्यूट्स रिजॉल्व होते हैं। सो यहाँ पर ट्रेडिंग सिस्टम ऑपरेट्स ऑन अ स्ट्रिक्ट प्राइस टाइम प्रायोरिटी। तो MCQ में क्वेश्चन आता है कि ट्रेडिंग सिस्टम किस प्रायोरिटी पे काम करता है, टाइम प्रायोरिटी, प्राइस प्रायोरिटी, क्वांटिटी प्रायोरिटी, या फिर टाइम एंड प्राइस प्रायोरिटी। तो उसका आंसर होगा टाइम एंड प्राइस। सारे ऑर्डर्स जो रिसीव होते हैं सिस्टम पर वो सॉर्ट होते हैं विद द बेस्ट प्राइस ऑर्डर गेटिंग द फर्स्ट प्रायोरिटी। ये सब हम आगे चैप्टर में देखेंगे, ये बस इंट्रोडक्शन है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट जो है वो ये है, OEC
LOB की फुल फॉर्म पूछी जाती है, विच इज ओपन इलेक्ट्रॉनिक कंसोलिडेटेड लिमिट ऑर्डर बुक। लिमिट ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स टू बाय और सेल शेयर्स एट अ स्टेटेड क्वांटिटी एंड प्राइस। तो देखो, जब हम एक बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं प्राइस में। वैसे तो बहुत सारे होते हैं, बट जनरल बात करूं तो या तो हम मार्केट प्राइस पर बाय ऑर्डर प्लेस करें या सेल ऑर्डर प्लेस करें। मतलब मार्केट में जो प्राइस चल रहा है उस समय, उस प्राइस पर हम अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दें। वरना सेकंड है, हम एक लिमिट प्राइस सेट कर दें, यानी हम एक अपनी मर्जी का प्राइस डाल दें और जब तक हमारा शेयर उस प्राइस को टच नहीं करता, हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होता। The term limit order book refers to the fact that only limit orders are stored in the book and market orders are crossed against the limit orders. देखिए, जो लिमिट ऑर्डर बुक होती है ना, उसके अंदर केवल और केवल लिमिट ऑर्डर स्टोर्ड होते हैं और जो मार्केट ऑर्डर्स होते हैं वो उन लिमिट ऑर्डर्स के अगेंस्ट मतलब क्रॉस चेक किए जाते हैं कि अगर कोई मार्केट ऑर्डर के एट्रीब्यूट्स और कोई लिमिट ऑर्डर के एट्रीब्यूट सेम है तो वो मैच हो जाते हैं। देखिए, अब सिंस दिस ऑर्डर बुक इज विजिबल टू ऑल मार्केट पार्टिसिपेंट्स, इट इज टर्म्ड एज एन ओपन बुक। ये MCQ में आ सकता है कि ओपन बुक क्या होती है, ठीक है, और ओपन बुक क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सारे मार्केट पार्टिसिपेंट्स को दिखती है। अब ये आपको थोड़ा पता होना चाहिए कि नीट और उसके फीचर्स क्या होते हैं। तो देखो, NSE पहला स्टॉक एक्सचेंज है जिसने सैटेलाइट कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया ट्रेडिंग के लिए। NSE का जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसका नाम है नीट। इट्स ट्रेडिंग सिस्टम कॉल्ड नेशनल एक्सचेंज फॉर ऑटोमेटेड ट्रेडिंग, नीट, इज अ स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन है। जो सर्वर का एंड है उस पर सारी की सारी ट्रेडिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है in an in-memory database to achieve minimum response time। कीवर्ड्स मार्क कर देते हैं, कीवर्ड्स पकड़ के चलिए, वही एग्जाम में लिख के आइए। पहला, स्टेट ऑफ द आर्ट क्लाइंट सर्वर बेस्ड एप्लीकेशन। उसके बाद देखो, नीट क्या करता है, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम देता है और मैक्सिमम सिस्टम अवेलेबिलिटी देता है। उसका अप टाइम रिकॉर्ड है 99.7% का और यूनिफॉर्म रिस्पॉन्स टाइम है लेस दैन 1 सेकेंड का। नीट सिस्टम सपोर्ट्स एन ऑर्डर ड्रिवन मार्केट wherein orders are matched on the basis of time and price priority। सारी की सारी जो क्वांटिटी फील्ड्स होती हैं वो यूनिट्स में होती हैं और प्राइस हमारा इंडियन रुपीज में होता है। रेगुलर लॉट साइज एंड टिक साइज फॉर वेरियस सिक्योरिटीज इज नोटिफाइड बाय द एक्सचेंज। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट क्या होता है। तो हमारी बुक में इसमें 3 टाइप्स ऑफ मार्केट गिवन है, नॉर्मल, ऑड लॉट, ऑक्शन। कभी कभी क्वेश्चन आ सकता है नेम 4 टाइप्स ऑफ मार्केट, तो उसमें इन तीनों के अलावा एक रिटेल डेट मार्केट लिखते हैं। जो होलसेल डेट मार्केट सेगमेंट हमने चैप्टर 1 में पढ़ी, रिटेल डेट मार्केट उसी की तरह है। उसमें डेट इंस्ट्रूमेंट्स जैसे डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, ये सब ट्रेड होते हैं और ये खरीदता कौन है, गवर्नमेंट खरीदती है, बैंक्स, कंपनीज, ये सब। अब हम ये देखते हैं, देखो एक ऑर्डर का ना कि मेरे को कोई कंपनी के शेयर खरीदने हैं, तो कंपनी एक लॉट साइज फिक्स करती है कि हमारा लॉट साइज 10 का है, 10 शेयर का एक लॉट है। तो मतलब अगर मेरे को ऑर्डर खरीदना है तो मैं या तो 10 शेयर खरीदूं या 20 शेयर या 30 शेयर, इस तरीके से लॉट बना देती है कंपनी। अब नॉर्मल मार्केट वो मार्केट होती है जिसमें सारे के सारे रेगुलर लॉट साइज या फिर उसके मल्टीपल्स ट्रेड होते हैं। जैसे पिछले एग्जाम्पल में 10 शेयर, 20 शेयर, 30 शेयर लेने हैं तो मैं नॉर्मल मार्केट से लूँगी। पर अगर मुझे नॉर्मल लॉट साइज से कम शेयर लेने हैं, 10 शेयर का एक लॉट है, मेरे को 5 लेने हैं, 6 लेने हैं, वो मैं ऑड लॉट मार्केट से लूँगी। ऑल ऑर्डर्स विच आर ऑफ रेगुलर लॉट साइज और मल्टीपल्स देयर ऑफ आर ट्रेडेड इन नॉर्मल मार्केट। तो अगर MCQ आता है कि रेगुलर लॉट साइज वाले ऑर्डर्स कौन सी मार्केट में ट्रेड होते हैं, तो नॉर्मल मार्केट में होते हैं। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ऐसे शेयर्स
जो कंपल्सरीली डीमैट मोड में है, जो कि आज की डेट में कंपल्सरी काफ़ी मोस्ट ऑफ द शेयर्स डीमैट मोड में होते हैं, ऐसे शेयर्स का जो लॉट साइज होता है वो कितना होता है 1। यानी कि नॉर्मल मार्केट से मैं एक शेयर भी खरीद सकती हूँ। ऐसा क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द शेयर्स का जो लॉट साइज है वो 1 है, यानी मैं 1 2 3 4 कितने शेयर भी खरीद सकती हूँ। देखो, अब नॉर्मल मार्केट के अंदर काफ़ी सारे बुक टाइप्स होते हैं। बुक टाइप्स बेसिकली एक लिस्ट होती हैं। उस लिस्ट के अंदर मेरे जो ऑर्डर्स हैं उनको सेग्रीगेट किया जाता है डिपेंडिंग अपॉन ऑर्डर एट्रीब्यूट्स, जैसे रेगुलर लॉट ऑर्डर्स, स्पेशल टर्म ऑर्डर्स, नेगोशिएटेड ट्रेड ऑर्डर्स एंड स्टॉप लॉस ऑर्डर्स। ये सब हम आगे देखेंगे। मतलब किस टाइप का ऑर्डर है उसके अकॉर्डिंग सेपरेट किया जाता है ऑर्डर्स को। तो बस नॉर्मल मार्केट वो मार्केट हुई जिसमें रेगुलर लॉट साइज वाले या उसके मल्टीपल्स ट्रेड होते हैं। डीमैट मोड वाले शेयर्स का लॉट साइज 1 होता है। इसमें वेरियस बुक टाइप्स होते हैं जिसमें ऑर्डर सेग्रीगेट होते हैं अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ ऑर्डर। अब ऑड लॉट मार्केट मैंने बताया कि ऑल ऑर्डर्स जिनका ऑर्डर साइज इज लेस दैन द रेगुलर लॉट साइज आर ट्रेडेड इन द ऑड लॉट मार्केट। नाम से ही आप पता लगा सकते हैं ऑड लॉट। An order is called an odd lot order if the order size is less than the regular lot size. अगर 10 है लॉट साइज और 5 शेयर खरीदने हैं तो फिर वो एक ऑड लॉट ऑर्डर हो गया। These orders do not have any special terms and attributes. अब अगर मेरे को कुछ स्पेशल टर्म्स और एट्रीब्यूट्स अपने ऑर्डर में लगाने हैं तो मैं वो ऑड लॉट ऑर्डर में नहीं लगा सकती, वो केवल नॉर्मल ऑर्डर में ही लगा सकती हूँ। In an odd lot order, both the price and quantity of both the orders should exactly match for the trade to take place. यानी odd lot market में ना प्राइस और क्वांटिटी दोनों एकदम एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, तभी ट्रेड प्लेस होगा। Currently, odd lot market facility is used for the limited physical market as per the SEBI derivatives. तो जो नॉर्मल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम लोग जो ट्रेड करते हैं वो हम नॉर्मल मार्केट में करते हैं। ऑड लॉट मार्केट यूज होती है फॉर द लिमिटेड फिजिकल मार्केट एज पर द सेबी डायरेक्टिव। अब देखते हैं ऑक्शन मार्केट क्या होती है। तो ऑक्शन मार्केट में ये जो पहली लाइन है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लिख के भी आओगे और एमसीक्यूज में भी ये बहुत ज़्यादा आती है। तो ऑक्शन मार्केट देखो क्या होती है कि अगर मेरे को एक बायर था, उसको 100 शेयर खरीदने थे स्टॉक एक्सचेंज से, और एक सेलर था, उसको 100 शेयर बेचने थे। अब इन केस कोई एक पार्टी डिफॉल्ट करती है, सपोज बायर ने पेमेंट नहीं करी, तो वो जो शेयर्स हैं वो ऑक्शन कर दिए जाते हैं। यानी जो सेलर है उसको तो पैसे मिलते हैं, पर वो पैसे कहाँ से मिलते हैं? वो जो एक्सचेंज है, स्टॉक एक्सचेंज, वो ऑक्शन मार्केट में सेलर के शेयर्स को बेच देता है और वो जो पैसे अर्न हुए वो दे देता है सेलर को। तो इन द ऑक्शन मार्केट, ऑक्शंस आर इनिशिएटेड बाय द एक्सचेंज ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेडिंग मेंबर फॉर सेटलमेंट रिलेटेड रीजंस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि ऑक्शंस कौन इनिशिएट करता है, तो आंसर होगा स्टॉक एक्सचेंज। किसके बिहाफ पे करता है? ट्रेडिंग मेंबर के बिहाफ पे। क्यों करता है? सेटलमेंट के लिए। अब ऑक्शन मार्केट में 3 टाइप के पार्टिसिपेंट्स होते हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पहला होता है इनिशिएटर, दूसरा होता है कॉम्पिटिटर, तीसरा सॉलिसिटर। इनिशिएटर वो पार्टी होती है जो ऑक्शन को इनिशिएट करती है, और हमने पहले ही पढ़ लिया कि ऑक्शन एक्सचेंज इनिशिएट करता है, तो हमारा इनिशिएटर हो गया स्टॉक एक्सचेंज। कॉम्पिटिटर वो होता है जो एक्सचेंज की सेम साइड से ऑर्डर में घुसता है, यानी नाम उसका कॉम्पिटिटर है बट वो एक्सचेंज की ही साइड से है। कंफ्यूज नहीं होना, कॉम्पिटिटर इज द पार्टी हु एंटर्स ऑर्डर्स ऑन द सेम साइड एज ऑफ द इनिशिएटर। मूविंग फॉरवर्ड टू सॉलिसिटर, वो बंदा जो ऑर्डर एंटर करता है इनिशिएटर के अपोजिट साइड से। तो पहले इनिशिएटर डिफाइन कर दो क्या होता है, जो इनिशिएट करता है ऑक्शन। फिर कॉम्पिटिटर वो हो गया जो इनिशिएटर की सेम साइड पे है, सॉलिसिटर वो हो गया जो उसकी दूसरी साइड पे है। मूविंग फॉरवर्ड,
वी हैव ट्रेडिंग सिस्टम्स यूजर हायरार्की। तो ट्रेडिंग सिस्टम में जो सबसे टॉप पर होता है वो हमारा होता है कॉर्पोरेट मैनेजर। उसके नीचे काफ़ी सारी ब्रांचेस होती हैं और हर एक ब्रांच का एक ब्रांच मैनेजर होता है और हर एक ब्रांच के अंदर काफ़ी सारे डीलर होते हैं। तो कॉर्पोरेट मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, उसके बाद डीलर। कॉर्पोरेट मैनेजर इज अ टर्म असाइंड टू अ यूजर प्लेस्ड एट द हाईएस्ट लेवल, यानी जो सबसे हाई लेवल पे है वो हमारा कॉर्पोरेट मैनेजर। नाउ यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन काफ़ी बनता है कि कॉर्पोरेट मैनेजर रिसीव्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स फॉर ऑल द ब्रांचेस। तो अगर क्वेश्चन आता है कि कॉर्पोरेट मैनेजर रिसीव्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स फ्रॉम whom, तो आंसर होगा ब्रांच मैनेजर। और अगर क्वेश्चन आता है कि ब्रांच मैनेजर रिसीव्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स फ्रॉम ऑल द डैश, तो आंसर होगा डीलर। यानी कॉर्पोरेट मैनेजर ब्रांच मैनेजर की रिपोर्ट्स रिसीव करेगा और ब्रांच मैनेजर डीलर्स की करेगा। हायरार्की मेंटेन करनी है बस। अब कॉर्पोरेट मैनेजर के पास ये फैसिलिटी है कि वो कि वो सारी की सारी ब्रांचेस में हर एक ऑर्डर को देख सकता है। ब्रांच ऑर्डर वैल्यू लिमिट होती है एक, कि इस ब्रांच की मैक्सिमम ऑर्डर इतना हो सकता है, वो लिमिट सेट कर सकता है। लाइक कॉर्पोरेट मैनेजर सब कुछ कर सकता है, उसके पास सबसे ज़्यादा पावर है। तो द फैसिलिटी टू सेट ब्रांच ऑर्डर वैल्यू लिमिट एंड यूजर ऑर्डर वैल्यू लिमिट इज अवेलेबल टू द सीएम। इसके साथ साथ ही कैन व्यू आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स एंड ट्रेड्स ऑफ ऑल यूजर्स। इतना पार्ट तो कॉमन है। उसके बाद यहाँ पे कीवर्ड है ऑफ ऑल यूजर्स ऑफ द टीएम एंड कैन ऑल्सो व्यू भी कर सकता है और कैंसिल मॉडिफाई भी कर सकता है ऑल ऑफ द ट्रेड्स। अब ब्रांच मैनेजर, पहले हम ये बताएंगे प्लेस कहाँ पे है। ब्रांच मैनेजर इज प्लेस्ड अंडर द कॉर्पोरेट मैनेजर बट अबव द डीलर। तो मैंने पहले ही बता दिया कि ब्रांच मैनेजर रिसीव्स एंड ऑफ डे रिपोर्ट्स फॉर ऑल द डीलर्स अंडर दैट ब्रांच। ही कैन सेट यूजर ऑर्डर वैल्यू लिमिट फॉर ईच ऑफ हिज ब्रांच। यानी ब्रांच मैनेजर ब्रांच ऑर्डर वैल्यू लिमिट नहीं सेट कर सकता, यूजर ऑर्डर वैल्यू लिमिट कर सकता है हर एक ब्रांच की। साथ ही साथ ही कैन व्यू आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स और ट्रेड्स ऑफ ऑल द यूजर्स ऑफ हिज ब्रांच। यानी ब्रांच मैनेजर अपनी ब्रांच के कंट्रोल में है, अपनी ब्रांच को कंट्रोल करेगा ब्रांच मैनेजर। तो अपनी ब्रांच के सारे यूजर्स के आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स देख सकता है, मॉडिफाई और कैंसिल भी कर सकता है। डीलर वो होते हैं जो सबसे लोएस्ट लेवल पे हैं, उनकी पावर्स कुछ नहीं होती, दूसरों के ट्रेड्स का डीलर कुछ नहीं कर सकता। अ डीलर कैन व्यू एंड परफॉर्म ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। जो हम ऊपर देखें ना कि ऑर्डर मॉडिफाई, कैंसिल, व्यू, ये सारी होती हैं ऑर्डर एंड ट्रेड रिलेटेड एक्टिविटी। डीलर ये सब केवल अपने लिए कर सकता है एंड डीलर डू नॉट हैव एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन ऑन अदर डीलर्स अंडर ईदर द सेम ब्रांच और अदर ब्रांचेस। ऑब्वियसली बात है, डीलर देखो ना सबसे नीचे है तो ये केवल अपना अपना करेगा, इससे इसका नहीं देख सकता। ब्रांच मैनेजर इन दोनों का देख सकता है, कॉर्पोरेट मैनेजर सबका। तो ये हायरार्की मेंटेन होती है। व्हाट आर द यूजेस ऑफ अ लोकल डेटाबेस? तो लोकल डेटाबेस फास्टर रिस्पॉन्स टाइम प्रोवाइड करता है। सारी की सारी इंक्वायरीज जो कि एक यूज़र ने की हैं वो लोकल डेटाबेस के थ्रू सर्विस होती हैं। अगर कॉर्पोरेट मैनेजर कोई इंक्वायरी करता है किसी भी चीज़ की या फिर ब्रांच मैनेजर करता है, तो जो इंक्वायरी है वो होस्ट सर्विस करता है। द डेटा स्टोर्ड इन लोकल डेटाबेस इंक्लूड्स सिस्टम के मैसेजेस, सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन और ट्रेड या ऑर्डर रिलेटेड डेटा। अब हम देखते हैं कि फेजेस क्या होते हैं मार्केट के। इस पे क्वेश्चन आता है 4 नंबर का। तो ओपनिंग, फिर प्री ओपन, उसके बाद ओपन, फिर क्लोज, फिर पोस्ट क्लोज और फिर सरकॉन। सो देखो हमें पता होना चाहिए कि 9 बजे से आप लगा लो 9 से 4 का, हम 9 बजे से 4 बजे का बाइफर्केशन पढ़ेंगे। तो जो 9 से 9:15 का टाइम है वो हमारा होता है प्री ओपन। ओपनिंग आप लगा लो कि सपोज 9 बजे है ना, 9 से 2-3 मिनट पहले, कुछ टाइम ड्यूरेशन दे नहीं रखी कितने का होता है,
तो कुछ मिनट पहले हम मानते हैं, यानी मैं मान लूँ 8:59 से 9 ओपनिंग हो गया। ओपनिंग में मैं क्या कर सकती हूँ, केवल और केवल मार्केट वॉच सेटअप कर सकती हूँ। मार्केट वॉच क्या होती है वो हम आगे देखेंगे, पता भी होगा काफ़ी लोगों को। तो ओपनिंग में मैं केवल मार्केट वॉच सेटअप कर सकती हूँ। अब प्री ओपन सेशन मेरा होता है 15 मिनट का, फ्रॉम 9 to 9:15 AM. Pre-open session is comprised of order collection period and order matching period. Pre-open session में 2 होते हैं, order collection और order matching. तो मेरा 9:15 तक है ना, तो जो मेरा order collection period होगा, देखो पहले तो order collect होंगे ना, उसके बाद ही तो मैच होंगे। तो पहले मेरा 8 मिनट तक ऑर्डर कलेक्शन पीरियड चलता है, यानी प्री ओपन फेज में भी मैं ऑर्डर डाल सकती हूँ, बस ऑर्डर के आगे प्री ओपन लिखा हुआ आता है। जैसे ही ऑर्डर कलेक्शन पीरियड ख़त्म होता है, वैसे ही 7 मिनट का ऑर्डर मैचिंग पीरियड शुरू हो जाता है। और जो इंफॉर्मेशन है, इट इज़ लाइक इंफॉर्मेशन जैसे इंडिकेटिव इक्विलिब्रियम, यानी कि प्रिडिक्टेड इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगा, ओपनिंग प्राइस क्या है शेयर का, बाय सेल क्वांटिटी, ये सब नीड टर्मिनल पे मेंबर्स को रियल टाइम बेसिस पे दिखती है, यानी जैसे जैसे चेंज होती है वैसे वैसे अपडेट भी होती है। निफ्टी 50 की वैल्यू, परसेंटेज चेंज, ये सब दिखता है। नाउ यहाँ पे एक 2 नंबर का क्वेश्चन आता है कि व्हेन डज ऑर्डर मैचिंग पीरियड स्टार्ट्स, और ऑर्डर मैच होने का जो ऑर्डर होता है वो बताओ। तो ऑर्डर मैचिंग पीरियड स्टार्ट्स इमीडिएटली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑर्डर कलेक्शन पीरियड। जैसे ही 8 मिनट का ऑर्डर कलेक्शन पीरियड खत्म हो गया, वैसे ही 7 मिनट का ऑर्डर मैचिंग पीरियड शुरू हो गया। ऑर्डर हमारे मैच होते हैं इक्विलिब्रियम प्राइस पर, जो हमारा ओपन प्राइस होता है। ऑर्डर मैचिंग इस ऑर्डर में होती है, पहले ना लिमिट ऑर्डर को प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि उसमें प्रॉपर कंडीशन होती है प्राइस की, क्वांटिटी की। तो एलिजिबल लिमिट ऑर्डर्स आर मैच्ड विद एलिजिबल लिमिट ऑर्डर्स। उसके बाद कुछ लिमिट ऑर्डर्स ऐसे होंगे जो मैच नहीं हुए होंगे, बच गए होंगे, तो उन लिमिट ऑर्डर्स को हम मार्केट ऑर्डर्स के साथ मैच करते हैं। रेजिडुअल एलिजिबल लिमिट ऑर्डर्स आर मैच विद मार्केट ऑर्डर्स। एक बार सारे के सारे लिमिट ऑर्डर्स खत्म हो गए, उसके बाद हमारे मार्केट ऑर्डर्स मैच होते हैं। तो ये डिब्बा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये हमें वैसे भी पता है कि जो इक्विलिब्रियम प्राइस है वो डिमांड और सप्लाई के थ्रू डिटरमाइन होता है। इस तरीके से ऑर्डर बुक होती है, उसमें अपनी लोग बिडिंग लगाते हैं कि मैं इस पे बाय करूँगा, बाय प्राइस होते हैं, अलग अलग सेल प्राइस होते हैं, ठीक है। तो जो अच्छा वाला बाय प्राइस होता है वो ऊपर आता है, और सेल प्राइस भी बेस्ट वाला ऊपर आता है। उसके बेसिस पे डिमांड सप्लाई के थ्रू इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है। देखो, जो ऑर्डर मैचिंग पीरियड होता है ना, उसमें तुमने ऑर्डर कलेक्शन पीरियड में ऑर्डर अपना दे दिया। ऑर्डर कलेक्शन में तुम ऑर्डर मॉडिफाई कर सकते हो, कैंसिल कर सकते हो, सब कर सकते हो। एक बार ऑर्डर मैचिंग पीरियड शुरू हो गया, उसके बाद तुम मॉडिफाई, कैंसिल ये सब नहीं कर सकते। ट्रेड कंफर्मेशन जो है, मेंबर्स के पास मैसेज आ जाता है कि आपका ट्रेड कंफर्म हो गया बिफोर द स्टार्ट ऑफ नॉर्मल मार्केट। ऑर्डर मैचिंग पीरियड जब कंप्लीट हो गया तो एक छोटा सा साइलेंट पीरियड होता है। इससे क्या होता है, फैसिलिटेट होती है ट्रांजिशन फ्रॉम प्री ओपन टू नॉर्मल, यानी 9:15 के बाद वाला टाइम, नॉर्मल मार्केट खुलने का। जितने भी प्री ओपन वाले ऑर्डर्स थे जो मैच नहीं हुए ऑर्डर मैचिंग पीरियड में, जिन्हें हम आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स बोलेंगे, उनको हम नॉर्मल मार्केट में भेज देते हैं। और जो उनका ओरिजिनल टाइम स्टैम्प था ना कि 9:11 पे ऑर्डर आया, वो ओरिजिनल टाइम स्टैम्प रिटेन होता है। लिमिट ऑर्डर्स आर एट लिमिट प्राइस, मतलब लिमिट वाले लिमिट प्राइस पे होते हैं। मार्केट ऑर्डर्स मार्केट वाले जो इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होगा उस पर एग्जीक्यूट होते हैं। ये यही बता रहा है कैसे डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम प्राइस। ये सारा इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बहुत टेक्निकल है, फालतू है एकदम। नॉर्मल मार्केट ओपन फेज हमने 9:15 तक का देख लिया। उसके बाद हमारी मार्केट ओपन हो जाती है। ओपन पीरियड इंडिकेट्स द कमेंसमेंट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज। सिग्निफाई द स्टार्ट ऑफ ट्रेडिंग, मैसेजेस सेंट। तो ये बताने के लिए कि भैया ट्रेडिंग शुरू हो गई, एक मैसेज भिजवाया जाता है एक्सचेंज के थ्रू सारे के सारे ट्रेडर वर्क स्टेशन पे। मार्केट ओपन टाइम फॉर डिफरेंट मार्केट्स इज नोटिफाइड बाय द एक्सचेंज, मतलब
डिफरेंट डिफरेंट मार्केट्स का अलग अलग टाइम होता होगा, वो जो एक्सचेंज है सारे के सारे टीएम को नोटिफाई कर देता है। नॉर्मल मार्केट और ओपन फेस में सब कुछ अलाउड होता है। नॉर्मली ऑर्डर एंट्री अलाउड होती है, ऑर्डर्स आर मैच्ड ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस। मतलब जैसे पहले था ना, एक पीरियड कलेक्शन का फिर मैचिंग का, ऐसा नहीं होता, कंटिन्यूसली मैच होते रहते हैं। ऑर्डर गया मैच हो गया, ऑर्डर गया मैच हो गया, ऐसे होता है। ट्रेडिंग सारे के सारे इंस्ट्रूमेंट्स में अलाउड होती है अनलेस एंड अनटिल उनको बैन ना करा गया हो एक्सचेंज के द्वारा। इसमें हर एक एक्टिविटी तुम कर सकते हो, इंक्वायरी, ऑर्डर एंट्री, ऑर्डर मॉडिफिकेशन, कैंसिलेशन, मैचिंग, ट्रेड कैंसिलेशन, सब। अब 9:15 से 3:30 था ये वाला नॉर्मल मार्केट ओपन। अब 3:30 से 3:40 तक 10 मिनट का मार्केट क्लोज होता है। सारी की सारी जो ट्रेडिंग है वो रुक जाती है। अब इसका भी मैसेज भिजवाया जाता है कि भैया ट्रेडिंग, मार्केट बंद हो गई, ट्रेडिंग अब नहीं होगी। कोई भी फर्दर ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं किया जाता, लेकिन इंक्वायरी अभी भी कर सकता है यूज़र, और ट्रेड अगर उसने कोई कर दिया तो वो कैंसिल कर सकता है। उसके बाद पोस्ट क्लोज, विच इज़ फ्रॉम 3:40 to 4, दिस क्लोजिंग सेशन इज अवेलेबल ओनली इन द नॉर्मल मार्केट सेगमेंट। तो हमने जो नॉर्मल मार्केट पढ़ी थी ना, नॉर्मल, ऑड लॉट, ऑक्शन, तो जो पोस्ट क्लोज है वो केवल नॉर्मल में होता है। इसकी टाइमिंग हो गई 20 मिनट, 3:40 to 4। सिर्फ मार्केट प्राइस ऑर्डर्स अलाउड हैं। स्पेशल टर्म, स्टॉप लॉस, इंडेक्स क्वांटिटी, ये वाले ऑर्डर्स अलाउड नहीं हैं। ट्रेड्स आर कंसिडर्ड एज नॉर्मल मार्केट ट्रेड्स। सिक्योरिटीज जो नॉर्मल मार्केट में नहीं ट्रेड होती, उनको इसमें पार्टिसिपेट करने की परमिशन नहीं होती, ऑब्वियस सी बात है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा आता है एमसीक्यू वगैरह में। पहली बात, फुल फॉर्म आ जाती है। सरकॉन पीरियड जो होता है हमारा सर्विलेंस एंड कंट्रोल, इसको डिफाइन करने के लिए आ सकता है, इट इज़ दैट पीरियड आफ्टर मार्केट क्लोज। मतलब मार्केट क्लोज हो गई, ठीक है, उसके बाद का पीरियड होता है, ड्यूरिंग विच द यूजर्स हैव ओनली इंक्वायरी एक्सेस। यूजर के पास कोई और एक्सेस नहीं है, ऑर्डर मॉडिफाई, एंटर कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ और सिर्फ इंक्वायरी। एट द एंड ऑफ सरकॉन पीरियड, एक बार ये वाला पीरियड भी खत्म हो गया तो जो सिस्टम है वो डेटा को प्रोसेस करता है, जिससे अगले ट्रेडिंग डे के लिए वो जो सॉफ्टवेयर है उसको अवेलेबल कर सके। इसमें भी जब सिस्टम स्टार्ट करता है डेटा प्रोसेसिंग, तो जो कनेक्शन था ना ट्रेडिंग मेंबर का नीट के सिस्टम के साथ वीसैट लाइन के थ्रू, वो कनेक्शन कट हो जाता है और मैसेज आ जाता है ट्रेडर के वर्क स्टेशन पे कि भैया ख़त्म, टाटा बाय बाय। अब लॉगिंग ऑन, यानी ट्रेडिंग मेंबर नीट के सिस्टम में, नीट एप्लीकेशन को स्टार्ट करने के बाद लॉगिन कैसे करता है, तो उसको 3 डिटेल डालनी पड़ती है, यूज़र आईडी, टीएम आईडी और पासवर्ड। तो यूज़र आईडी देखो, ईच ट्रेडिंग मेंबर कैन हैव मोर देन 1 यूज़र आईडी। एक ट्रेडिंग मेंबर की एक से ज़्यादा यूज़र आईडी हो सकती हैं। नंबर ऑफ यूजर्स अलाउड फॉर ईच मेंबर इज नोटिफाइड बाय द एक्सचेंज। एक्सचेंज बताता रहता है टाइम टू टाइम कि इतने यूजर्स अलाउड है। ईच यूजर ऑफ अ टीएम मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द एक्सचेंज एंड इज असाइंड अ यूनिक यूजर आईडी। हर एक यूजर ऑफ अ ट्रेडिंग मेंबर एक्सचेंज के साथ रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसको एक यूनिक यूजर आईडी असाइन होनी चाहिए। ट्रेडिंग मेंबर आईडी, एक्सचेंज एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी असाइन करता है हर एक ट्रेडिंग मेंबर को। दिस ट्रेडिंग मेंबर आईडी इज यूनिक। ये जो आईडी है यूनिक होती है एंड फंक्शंस एज अ रेफरेंस फॉर ऑल ऑर्डर्स। अब ये देखो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि एक ट्रेडिंग मेंबर की एक से ज़्यादा यूज़र आईडी हो सकती है। इसका मतलब है कि 2 अलग अलग यूज़र आईडी वाले लोग, 2 अलग अलग यूज़र की एक कॉमन ट्रेडिंग मेंबर आईडी हो सकती है ना। उल्टा ही तो कर दिया, मैंने बोला कि एक ट्रेडिंग मेंबर की एक से ज़्यादा यूज़र आईडी हो सकती हैं, इसका मतलब 2 अलग अलग यूज़र्स की एक कॉमन ट्रेडिंग मेंबर आईडी हो सकती है। देखो, आप इस तरीके से समझो कि ट्रेडिंग मेंबर आईडी आपका स्कूल का कोड हो गया, स्कूल का कोड, और यूज़र आईडी आपका एडमिशन नंबर हो गया। अब जो ट्रेडिंग मेंबर आईडी है, यानी आपका स्कूल का कोड है, वो तो कॉमन होगा ना सबके पास। जितने भी आपके स्कूल के बच्चे हैं उन सब का स्कूल कोड सेम होगा,
बट उन सबका जो यूज़र आईडी है यानी उन सबका एडमिशन नंबर डिफरेंट होगा। तो दिस TM ID एंड यूज़र आईडी फॉर्म अ यूनिक एंड वैलिड कॉम्बिनेशन। तो ये इनका कॉम्बिनेशन यूनिक होता है। एक यूज़र आईडी की, दो यूज़र आईडी की एक ट्रेडिंग मेंबर आईडी हो सकती है, बट जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होगा। यानी दो अलग अलग एडमिशन नंबर वाले बच्चों का एक स्कूल कोड हो सकता है, बट उनका जो कॉम्बिनेशन है वो यूनिक होगा। अब जो आपका एडमिशन नंबर है और स्कूल कोड है वो किसी और बच्चे का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता कि एडमिशन नंबर भी आपका वाला और स्कूल कोड भी आपका वाला, ऐसे नहीं हो सकता। अब देखो, अब ये ट्रेडिंग मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कंट्रोल बनाकर रखे उन लोगों पर जिनके पास यूज़र आईडी का एक्सेस है। अगर यूज़र का नाम चेंज होता है तो ट्रेडिंग मेंबर को एक्सचेंज के पास रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि यूज़र आईडी में उनका नाम बदल दो। अब पासवर्ड, इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ कि जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड होता है एक्सचेंज नीड सिस्टम का वो होता है EAT@CM1। तो ये MCQ में या 1 मार्क में आ सकता है। When a user logs in for the first time, he has to enter the default password NEAT@CM1. On entering this password, एक बार उसने ये डिफ़ॉल्ट पासवर्ड एंटर किया तो क्या होता है, वो जो पासवर्ड है वो एक्सपायर हो जाता है और एक पासवर्ड चेंज की स्क्रीन आ जाती है। तो उसमें न्यू पासवर्ड में न्यू पासवर्ड एंटर करना पड़ता है यूज़र को, जो भी वो सेट करेगा, और कन्फर्म वाले में कन्फर्म करना पड़ता है। फीचर्स ऑफ यूज़र आईडी एंड पासवर्ड देखो, पहले क्या होता था कि मेंबर हैविंग कनेक्टिविटी एट मोर देन वन लोकेशन टू यूज़ द अलॉटेड यूज़र आईडी इंटरचेंजेबली। यानी कि अगर मैं एक मेंबर हूँ और मैं मुंबई से भी ट्रेड करती हूँ, मैं कोलकाता से भी ट्रेड करती हूँ, तो पहले क्या होता था, मुंबई से भी मैं वही यूज़र आईडी यूज़ कर सकती थी और कोलकाता से भी वही यूज़र आईडी यूज़ कर सकती थी। इससे ना बड़ी प्रॉब्लम्स आती थी, सिक्योरिटी रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती थी। अब ये रिस्क को कम करने के लिए एक्सचेंज ने लोकेशन स्पेसिफिक यूज़र आईडी बना दी। यानी मेरी मुंबई की यूज़र आईडी अलग होगी, मेरी कलकत्ता की यूज़र आईडी अलग होगी लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो जब भी यूज़र अटेम्प्ट करता है लॉगिन करने का तो सिस्टम एक वैलिड लोकेशन आईडी देखता है कि मतलब जिस लोकेशन में वो है उसी लोकेशन की आईडी डाल रहा है या नहीं। अब ये जनरल बातें हैं पासवर्ड से रिलेटेड। पासवर्ड में मिनिमम 6 करैक्टर होने चाहिए, मैक्सिमम 8 होने चाहिए। नंबर्स और लेटर्स जो हैं अलाउड होते हैं। फिर पासवर्ड अगर उसका मन है यूज़र का तो वो चेंज कर सकते हैं और न्यू पासवर्ड डाल सकते हैं। और बड़ी फालतू सी बात है, न्यू पासवर्ड मस्ट बी डिफरेंट फ्रॉम ओल्ड पासवर्ड, पता ही है। पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में होता है, यानी दिखता नहीं है, वो ऐसे डॉट 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 करके नहीं होता, वैसे दिखता है। इन द इवेंट ऑफ यूज़र फॉरगेटिंग, अगर कोई पासवर्ड भूल गया तो ट्रेडिंग मेंबर इज रिक्वायर्ड टू रीसेट द पासवर्ड फ्रॉम हिज कॉर्पोरेट मैनेजर यूज़र आईडी। तो जो TM है वो पासवर्ड को रीसेट करता है अपनी कॉर्पोरेट मैनेजर यूज़र आईडी के थ्रू। अगर उसकी ये वाली आईडी डिसेबल है तो उसको एक्सचेंज को इन्फॉर्म करना पड़ता है। एक बार मैंने MCQ देखा था कि किसको इन्फॉर्म करना है, एक्सचेंज को करना है बस। अगर यूज़र गलत पासवर्ड डालने की कोशिश करता है तो इनवैलिड साइन ऑन डिस्प्ले हो जाता है, और अगर 3 अटेम्प्ट इनवैलिड पासवर्ड डाल दिया तो यूज़र ऑटोमेटिकली डिसेबल हो जाता है। अगर डिसेबल हो गया तो फिर ट्रेडिंग मेंबर को अपना पासवर्ड रीसेट करना पड़ेगा, और अगर वापस से वही चीज़, अगर कॉर्पोरेट मैनेजर आईडी डिसेबल है तो एक्सचेंज को देनी पड़ेगी रिक्वेस्ट। अब प्रोसेस ऑफ लॉगिंग ऑफ क्या है, हमने अभी देखा लॉगिंग ऑन यानी स्टार्ट करने का, एंटर करने का क्या था। अब अगर हमें एग्जिट करना है, लॉग ऑफ करना है एप्लीकेशन से, तो 2 तरीके के साइन ऑफ होते हैं, एक टेम्पररी, एक परमानेंट, और एक एग्जिट। तो परमानेंट साइन ऑफ ये होता है कि एज द नेम सजेस्ट यूज़र कैन लॉग ऑफ परमानेंटली फ्रॉम द ट्रेडिंग सिस्टम, यानी परमानेंटली ट्रेडिंग सिस्टम उसने बंद कर दिया। एग्जिट वो तब करेगा जब वो क्रॉस वाला ये वाला बटन दबाएगा, बट परमानेंट साइन ऑफ में ये सब डिस्प्ले नहीं होगा, एग्जिट साइन ऑफ हो जाएगा और एग्जिट इज लाइक क्रॉस। परमानेंट साइन ऑफ हो गया, परमानेंटली लॉग ऑफ। टेम्पररी साइन ऑफ देखो,
टेम्पररी साइन ऑफ ना ये होता है कि आप एक्चुअल में लॉग ऑफ नहीं कर रहे, लेकिन आप जो है फीचर्स का डिसअलाउ हो जा रहा है। देखो, ड्यूरिंग टेम्पररी साइन ऑफ एप्लीकेशन कॉन्टिन्यूस टू रिसीव ऑल मार्केट अपडेट्स इन द बैकग्राउंड। यानी कि जो मार्केट अपडेट्स है ना, कि मैसेजेस जो एक्सचेंज से आते हैं वो सब तो रिसीव होते रहेंगे, लेकिन ऑर्डर एंटर नहीं हो सकता या इंक्वायरी नहीं हो सकती। दिस अलाउज द यूजर टू लीव द ट्रेडिंग सिस्टम टेम्पररीली इनएक्टिव। टेम्पररीली इनएक्टिव हो जाएगा ट्रेडिंग सिस्टम और अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो पाएगा सिस्टम में। टेम्पररी साइन ऑफ जब मैंने सिलेक्ट किया तो एक पासवर्ड एंट्री स्क्रीन डिस्प्ले होती है, यानी मैं अपना पासवर्ड डालूंगी वापस से और फिर मैं वापस से जो है साइन इन कर पाऊंगी। यूज ऑफ नीड सिस्टम इज इनेबल्ड ऑन एंटरिंग द करेंट पासवर्ड। नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट MCQ कि अगर यूजर 5 मिनट के लिए इनएक्टिव है तो टेम्पररी साइन ऑफ अपने आप ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाएगा। फिर उसको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर उसने 5 गलत अटेम्प्ट डाल दिए, इफ द यूजर एंटर्स 5 इनकरेक्ट अटेम्प्ट्स, तो वो यूजर परमानेंटली लॉग ऑफ हो जाता है। उसके लिए उसको लॉग इन करना पड़ता है वापस। एग्जिट इज नथिंग बट दिस क्रॉस वाला। ऑन सिलेक्शन द यूजर कम्स आउट ऑफ द साइन ऑफ स्क्रीन। अब नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, नीड स्क्रीन के क्या डिविजन्स होते हैं। तो पहला होता है टाइटल बार। टाइटल बार डिस्प्ले करता है ट्रेडिंग सिस्टम का नेम, ट्रेडिंग मेंबर नेम, यूजर आईडी, यूजर टाइप, डेट और करेंट टाइम। सेकंड होता है टिकर विंडो। तो टिकर विंडो के लिए कीवर्ड होगा एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस। टिकर डिस्प्लेज इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल ट्रेड्स इन द सिस्टम एज एंड व्हेन इट टेक्स प्लेस। यूजर हैज द ऑप्शन ऑफ सिलेक्टिंग द सिक्योरिटीज। यूजर के पास ऑप्शन होता है कि वो अपनी मर्जी की सिक्योरिटीज टिकर विंडो में लगा सकता है और फिर उसकी इन्फॉर्मेशन देख सकता है। हर एक मार्केट टाइप की सिक्योरिटी टिकर में सिलेक्ट हो सकती है। उसके बाद ये थोड़ा डीप में है, इतना हमें नहीं पढ़ना, ये इंडेक्सेस के नाम है ये सब। टिकर विंडो डिस्प्लेज सिक्योरिटीज कैपिटल मार्केट सेगमेंट, और जो टिकर सिलेक्शन फैसिलिटी है ना, वो केवल कैपिटल मार्केट सेगमेंट की सिक्योरिटीज में ही हो सकती है। जो पहली टिकर विंडो है वो बाय डिफॉल्ट सारे के सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट दिखाती है जो फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड हो रहे हैं। उसके बाद टूल बार। टूल बार में फंक्शनल बटन्स होते हैं विच कैन बी यूज्ड विद द माउस फॉर क्विक एक्सेस टू वेरियस फंक्शंस। तो इसमें कीवर्ड हो जाएगा फंक्शनल बटन्स, जो कि माउस से यूज़ हो सकते हैं क्विक एक्सेस के लिए। इसमें क्या क्या बटन्स होते हैं? बाय ऑर्डर एंट्री, सेल ऑर्डर एंट्री, MBP, प्रीवियस ट्रेड, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, ये सब हम आगे पढ़ेंगे। प्रीवियस ट्रेड क्या होता है, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर, एक्टिविटी लॉग, सब कुछ। और ये जो सारे फंक्शंस हैं कीबोर्ड के थ्रू भी एक्सेस किए जा सकते हैं। मार्केट वॉच इंपॉर्टेंट है। मार्केट वॉच विंडो के मैं आपको 3 से 4 कीवर्ड्स बताऊंगी और उससे ही आप आइडेंटिफाई करके आओगे और उससे आप लिख भी आओगे। मार्केट वॉच विंडो फोकस की मेन एरिया होती है, मेन एरिया ऑफ फोकस फॉर अ ट्रेडिंग मेंबर। ये स्क्रीन अलाउ करती है कॉन्टिन्यूअस मॉनिटरिंग ऑफ सिक्योरिटीज दैट आर ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द यूजर। मतलब आप सिक्योरिटी को कॉन्टिन्यूअसली मॉनिटर कर सकते हो रियल टाइम में इसमें क्या चेंज आ रहा है, और वो सिक्योरिटीज जो यूजर ने खुद से सेटअप करी हो। डिस्प्लेज ट्रेडिंग इन्फॉर्मेशन फॉर सिलेक्टेड सिक्योरिटीज। उसके बाद आती है इंक्वायरी विंडो। इंक्वायरी विंडो में enables द यूजर टू व्यू इन्फॉर्मेशन। क्या क्या इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं? मार्केट बाय ऑर्डर, मार्केट बाय प्राइस, प्रीवियस ट्रेड, आउटस्टैंडिंग ऑर्डर्स, एक्टिविटी लॉग, ये सब। फिर स्नैप कोड। स्नैप कोड का जो कीवर्ड है वो है इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन ऑन अ डिजायर्ड सिक्योरिटी। तो ये एक ऐसा फीचर है जो अलाउ करता है TM को टू गेट इंस्टेंटेनियस मार्केट इन्फॉर्मेशन किसी भी डिजायर्ड सिक्योरिटी पर। दिस इज नॉर्मली यूज्ड फॉर सिक्योरिटीज दैट आर नॉट ऑलरेडी सेटअप इन द मार्केट वॉच। तो स्नैप कोड यूजुअली उन सिक्योरिटीज़ के लिए यूज़ होता है जो मार्केट वॉच में हमने पहले से नहीं लगा रखी। इन्फॉर्मेशन प्रेजेंटेड इज द सेम एज दैट ऑफ मार्केट वॉच विंडो। जो इन्फॉर्मेशन मार्केट वॉच में आपने सेटअप करी होती है वो इसमें सेम होती है। उसके बाद वी हैव ऑर्डर या फिर ट्रेड विंडो। दिस विंडो enables the user to enter, modify or cancel orders and to send request for trade cancellation and modification. इस विंडो से ऑर्डर्स एंटर, मॉडिफाई या कैंसिल हो सकते हैं, साथ साथ ट्रेड कैंसिल और मॉडिफाई भी हो सकते हैं। मैसेज विंडो, जो मैंने आपको ऊपर बताया था कि जब मार्केट का ओपन फेज होता है और जब मार्केट क्लोज होती है तब एक्सचेंज एक मैसेज भिजवाता है ट्रेडर वर्क स्टेशन पे। वो सारे मैसेजेस इस मैसेज विंडो में दिखते हैं। दिस enables द यूजर टू व्यू मैसेजेस ब्रॉडकास्ट बाय द एक्सचेंज सच एज कॉर्पोरेट एक्शन हो गया, कोई मार्केट की न्यूज़ हो गई, ऑक्शन रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन हो गई, या फिर कोई दूसरा मैसेज हो गया लाइक ऑर्डर कन्फर्मेशन, कैंसिल हो गया कोई ऑर्डर, क्वांटिटी फ्रीज हो गया, ये सब। अब इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट चीज़,
दीज मैसेजेस अपीयर एज एंड व्हेन द इवेंट टेक प्लेस इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी 1 2 3 4, पुराना मैसेज पहले, फिर नया और सबसे नया सबसे बाद में। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे हम और भी चीज़ें पढ़ेंगे इससे रिलेटेड कि मैसेज विंडो में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होता है। एकदम याद कर लो ये एमसीक्यू के लिए, मैसेज विंडो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में इवेंट्स दिखाती है। हाउ टू इन्वोक एन इंक्वायरी स्क्रीन, इंक्वायरी स्क्रीन कैसे इन्वोक करते हैं? ऑल इंक्वायरी स्क्रीन हैव अ सिलेक्शन वेयर द सिक्योरिटी व्यूड कैन बी सिलेक्टेड, मतलब इंक्वायरी स्क्रीन जब आप खोलते हो तो उसके अंदर सिक्योरिटी जो आपने सिलेक्ट करी है उसकी सारी डिटेल्स आपको दिख जाती हैं। मार्केट वॉच क्या होती है? मैंने आपको पहले ऊपर बताया कि जो मेन फोकस एरिया होती है ना यूजर्स के लिए, वो हमारी मार्केट वॉच होती है, विच इज़ ऑलवेज अवेलेबल टू द यूजर, ऑलवेज विजिबल। सो सॉरी, मार्केट वॉच इज द थर्ड विंडो फ्रॉम द टॉप। तो मार्केट वॉच के हमने 3 से 4 कीवर्ड देखे। पहला कि मार्केट वॉच फोकल एरिया होती है, यानी एरिया ऑफ मेन फोकस। उसके बाद थर्ड विंडो फ्रॉम द टॉप होती है, फिर हमेशा यूजर को विजिबल होती है, साथ साथ में जो यूजर सिलेक्ट करता है सिक्योरिटीज उसकी इन्फॉर्मेशन दिखाती है। Purpose of MarketWatch is to set up and view trading details of securities that are of interest of the users. For each security in MarketWatch, market information is dynamically updated. यानी कि अपने आप अपडेट होती है, हमें रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। अगर मार्केट प्राइस चेंज हो रहा है तो वो अपने आप उसमें चेंज हो जाएगा। अब इसके फीचर्स, मार्केट वॉच स्क्रीन के 6 फीचर्स होते हैं जो हम ऊपर से देखते हैं अभी। पहला फीचर हम देखेंगे कि मार्केट इन्फॉर्मेशन डिस्प्लेड, यानी मार्केट इन्फॉर्मेशन क्या क्या होती है जो मार्केट वॉच में डिस्प्ले होती है। पहली हमारी है करंट बेस्ट प्राइस ऑर्डर्स अवेलेबल इन द रेगुलर लॉट बुक, यानी कि मार्केट वॉच में हमें एक लाइन में ये पता चलता है कि जो रेगुलर लॉट बुक है उसमें करंटली बेस्ट प्राइस्ड ऑर्डर्स कौन से हैं। साथ साथ में हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं। कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर, हम आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। टोटल बाय ऑर्डर क्वांटिटी, बेस्ट बाय प्राइस, बेस्ट प्राइस, सेल ऑर्डर क्वांटिटी, एलटीपी में चेंज कितना आया, परसेंटेज चेंज कितना आया एज कम्पेयर टू प्रीवियस डे। अब ये एमसीक्यू आता है कि अगर कोई सिक्योरिटी सस्पेंडेड है तो उसके नाम के आगे सस्पेंडेड वर्ड लिखा होता है। अगर क्वेश्चन मार्क है सिक्योरिटी के आगे तो इसका मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन है वो लेटेस्ट नहीं है और अभी सिस्टम उसको अपडेट करेगा। मार्केट वॉच का दूसरा फीचर होता है इन्फॉर्मेशन अपडेट। जैसे कि मैंने पहले बताया कि मार्केट वॉच डायनामिकली अपडेट होती है, तो जो मार्केट वॉच स्क्रीन है उसमें चेंजेस इन बेस्ट प्राइस एंड क्वांटिटीज आर हाईलाइटेड ऑन अ डायनामिक बेसिस। जो चेंज डिटेल्स हैं वो एक चेंज ऑफ कलर के साथ डिस्प्ले होती हैं। अब अगर ब्लू कलर है तो उससे पता चलता है कि प्राइस या क्वांटिटी बढ़ गई है, रेड कलर है तो पता चलता है प्राइस या क्वांटिटी घट गई है। अगर जो पहले वाला लास्ट ट्रेडेड प्राइस है वो इज़ हायर देन द प्रीवियस लास्ट ट्रेडेड प्राइस, यानी कि जो प्रीवियस वाला एलटीपी है वो, एक सेकेंड, इफ एलटीपी इज हायर देन द प्रीवियस एलटीपी, यानी कि जो पहले वाला लास्ट ट्रेडेड प्राइस था उसके कंपैरिजन में अगर अभी वाला लास्ट ट्रेडेड प्राइस ज़्यादा है तो एक प्लस का साइन होगा। ऑन द अदर हैंड अगर पहले वाले लास्ट ट्रेडेड प्राइस के कंपैरिजन में अभी वाला प्राइस कम है तो एक माइनस का साइन होगा। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज अवेलेबल ऑन ट्रेडिंग ऑन कैपिटल मार्केट इज अवेलेबल इन द सिक्योरिटी लिस्ट बॉक्स। यूजर के पास ऑप्शन है टू सेटअप सिक्योरिटीज डायरेक्टली फ्रॉम द सिक्योरिटी लिस्ट विदाउट टाइपिंग अ सिंगल कैरेक्टर ऑन द मार्केट वॉच स्क्रीन। तो एक ये क्विक फैसिलिटी है सिक्योरिटीज को सेटअप करने की, बिना टाइप किए यूजर सिक्योरिटी सेटअप कर सकता है। इफ द यूजर ट्राइज टू सेटअप अ सिक्योरिटी विच इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द मार्केट वॉच, अगर कोई सिक्योरिटी मार्केट वॉच में पहले से प्रेजेंट है और वो वाली यूजर एंटर करना चाहता है तब एक मैसेज आता है कि सिक्योरिटी इज ऑलरेडी सेटअप। यूजर प्रिंट भी करवा सकता है मार्केट वॉच के कंटेंट्स को, प्रिंट करवा सकता है मार्केट वॉच ऑन डिस्प्ले या फिर पूरी की पूरी। आते हैं मार्केट वॉच डाउनलोड पर। यूजर मार्केट वॉच को डाउनलोड भी कर सकता है। यूजर हैज टू सेटअप सिक्योरिटी आफ्टर द फर्स्ट डाउनलोड। एक बार यूजर ने सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया उसके बाद उसको मार्केट वॉच सेटअप करनी होती है, और ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि एक बार यूजर मार्केट वॉच सेटअप कर ले उसके बाद उसको लॉग आउट कर ले, जिससे जो सेव हो जाए मार्केट वॉच की डिटेल्स। अगर यूजर ने मार्केट वॉच की सिक्योरिटी सेटअप करी और एक एबनॉर्मल एग्जिट एनकाउंटर हो गया, यानी एबनॉर्मली एग्जिट हो गया यूजर, तो जो सिक्योरिटीज है सेव नहीं होती है, यूजर को वापस से पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। मार्केट वॉच कैरीड ओवर होती है सब्सिक्वेंट डेज तक, यानी मैंने आज मार्केट वॉच सेट करी तो वो आगे अगले दिन भी रहेगी, ऐसा नहीं होगा मेरे को अगले दिन दोबारा बनानी पड़ेगी। अब यहाँ पे सेटिंग अप सिक्योरिटीज वाले पॉइंट में 2 चीज़ें ज़रूरी हैं कि टोटल 500 सिक्योरिटीज मार्केट वॉच में सेट हो सकती हैं। दूसरी, एक पेज पे 30 सिक्योरिटी व्यूवर देख सकता है, तो ये एमसीक्यू पर्सपेक्टिव से 500 टोटल और एक पेज पे 30 देख सकता है। फिर ईजी नेविगेशन, मार्केट वॉच ईजी नेविगेशन फैसिलिटेट करता है और साथ साथ
क्विक ऑर्डर एंट्री एंड इंक्वायरी यूजिंग दिस फीचर, मतलब जल्दी से ऑर्डर एंट्री कर सकता है और इंक्वायरी कर सकता है। अब यहाँ पे कॉर्पोरेट एक्शन इंडिकेटर है, देखो इसमें एक तो सी होता है, एक एक्स होता है। सी का मतलब होता है क्यूमुलेटिव, एक्स का मतलब होता है ई एक्स एक्स। अब सी के साथ डी बी आर आई होगा, एक्स के साथ भी डी बी आर आई होगा। डी फॉर डिविडेंड, बी फॉर बोनस, आर फॉर राइट, आई फॉर इंटरेस्ट। तो सी के साथ अगर डी आ गया, सी डी का मतलब क्यूमुलेटिव डिविडेंड, फिर क्यूमुलेटिव बोनस, फिर क्यूमुलेटिव राइट, क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट। ऐसे ही एक्स डिविडेंड, एक्स बोनस, एक्स राइट, एक्स इंटरेस्ट। इसके साथ साथ सी स्टार तब होता है जब सी डी सी आर सी बी सी आई में से कोई एक से ज़्यादा हो। इन केस ऑफ मोर देन वन ऑफ दिस, एक्स स्टार तब होता है जब इन सब में से एक से ज़्यादा हो। अब हम देखते हैं कि सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर क्या होता है। तो एक इंफॉर्मेशन, एक सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन, जैसे उसका नाम, बुक क्लोजर स्टार्ट डेट और एंड डेट, एक्स डिलीवरी डेट, नो डिलीवरी स्टार्ट एंड एंड डेट, डेली प्राइस रेंज, ISIN, ये सारी की सारी डिटेल्स सिक्योरिटी डिस्क्रिप्टर में डिस्प्ले होती हैं। इसके साथ साथ DPR, जिसे हम डेली प्राइस रेंज बोलते हैं, वो भी डिस्प्ले होता है और वो परमिसिबल प्राइस बैंड दिखाता है एक सिक्योरिटी का करंट ट्रेडिंग डे के लिए। नेक्स्ट इज मार्केट बाय प्राइस। The purpose of market buy price is to enable the user to view outstanding orders in the market. तो इसमें keywords देख लेते हैं। outstanding orders, aggregated at each price, displayed in the order of best prices. तो market by price वो orders दिखाती है जो अभी execute नहीं हुए, यानी जो अभी pending है market में। aggregated at each price, हर एक प्राइस पे एवरेज निकाला जाता है और बेस्ट प्राइस के ऑर्डर में डिस्प्ले होता है। एक सेल ऑर्डर के लिए लोएस्ट प्राइस बेस्ट होता है और एक बाय ऑर्डर के लिए हाईएस्ट प्राइस बेस्ट होता है। इसमें लोग कंफ्यूज होते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन करके अभी बताती हूँ, एक मिनट। इसमें फील्ड्स क्या क्या अवेलेबल होती हैं, सिंबल, सीरीज और बुक टाइप, यानी ऑर्डर्स आर सेग्रीगेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सिंबल, सीरीज एंड बुक टाइप। बुक टाइप में रेगुलर लॉट का ऑप्शन अवेलेबल होता है। रेगुलर लॉट मतलब कि नॉर्मल मार्केट। डिटेल्ड MBP इतना नहीं पढ़ना, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं, इतना एग्जाम में नहीं आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, बाय बैक जो ऑर्डर्स होते हैं वो एक एस्टरिक्स मार्क से डिनोट होते हैं MBP की स्क्रीन में। इन केस बाय बैक ऑर्डर अपीयर्स इन द बेस्ट 5 ऑर्डर्स, तो उस ऑर्डर के बाद एक एस्टरिक्स मार्क दिखेगा। इन एडिशन एन एस्टरिक्स विल अपीयर अगेंस्ट द टोटल बाय फील्ड इन द MBP irrespective of the order being in the best 5 orders in the MBP or not. अब मार्केट बाय प्राइस के स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? रेगुलर लॉट एंड स्पेशल टर्म ऑर्डर्स कैन बी व्यूड इन द मार्केट बाय प्राइस। तो इसके अंदर तुम रेगुलर लॉट ऑर्डर्स और स्पेशल टर्म ऑर्डर्स दोनों व्यू कर सकते हो। साथ में जो परसेंटेज चेंज है फॉर द लास्ट ट्रेड प्राइस विद रिस्पेक्ट टू प्रीवियस डेज क्लोजिंग प्राइस प्लस ओपन प्राइस, ये सारे परसेंटेज चेंज भी दिखते हैं। नो अनट्रिगर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर विल बी डिस्प्लेड ऑन द MBP स्क्रीन। ऐसा स्टॉप लॉस ऑर्डर जो अभी ट्रिगर्ड नहीं हुआ है। स्टॉप लॉस ऑर्डर एक ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें यूजर एक ट्रिगर प्राइस सेट करता है, कि मतलब एक बाय ऑर्डर मैंने किया, उसमें मैंने एक ट्रिगर प्राइस सेट किया कि अगर प्राइस इससे ऊपर जाने लगे तो अपने आप ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए। तो वो जो ट्रिगर प्राइस है जब वो मीट हो जाता है तो हम ये बोलते हैं कि ऑर्डर ट्रिगर हो गया। तो ऐसा ऑर्डर जो ट्रिगर नहीं हुआ, अनट्रिगर्ड स्टॉप लॉस ऑर्डर MBP स्क्रीन पर डिस्प्ले नहीं होगा। ओनली ऑर्डर डिटेल्स फॉर बेस्ट 5 इन्फॉर्मेशन आर डिस्प्लेड। केवल और केवल ऊपर की 5 इन्फॉर्मेशन, 5 ऑर्डर डिटेल्स डिस्प्ले होती हैं जो बेस्ट होती हैं। अब बात करते हैं प्रीवियस ट्रेड्स की। द पर्पस ऑफ प्रीवियस ट्रेड विंडो इज टू प्रोवाइड सिक्योरिटी वाइज इंफॉर्मेशन टू यूजर्स फॉर ओन ट्रेड्स। आप नाम से पता लगाओ, प्रीवियस ट्रेड यानी पुराने ट्रेड। तो इस विंडो का पर्पस होता है कि सिक्योरिटी वाइज इंफॉर्मेशन, यानी हर एक सिक्योरिटी की इंफॉर्मेशन मिल सके यूजर को सारे ट्रेड्स की जो उसने पहले करे थे। इसमें फील्ड्स होती हैं वही सिंबल, सीरीज, मार्केट टाइप, ऑक्शन नंबर, ट्रेडिंग मेंबर ID, ब्रांच ID, ये सब। ऑप्शंस अवेलेबल इन मार्केट टाइप आर नॉर्मल, ऑड लॉट, ऑक्शन। अगर ऑप्शन मार्केट का यूजर ने एंटर करा है तो जो ऑक्शन नंबर है वो कंपल्सरीली एंटर होगा। कॉर्पोरेट मैनेजर कैन व्यू। अब यहाँ पर कुछ नहीं है, देखो सब में हम आगे देखेंगे ना, एक दो ही लाइन है वही सेम टेप रखी है। इसमें पता है हम ट्रेडिंग हायरार्की बस बता रहे हैं कि जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो सारे के सारे ट्रेड्स अपनी ब्रांच के या फिर किसी स्पेसिफिक ब्रांच के या फिर सारी ब्रांच के देख सकते हैं। अंडर द स्पेसिफिक ब्रांच यूजर कैन व्यू ट्रेड डिटेल्स फॉर ऑल द स्पेसिफिक डीलर्स। मतलब जो कॉर्पोरेट मैनेजर है वो सारी ब्रांच के ऑर्डर्स देख सकता है,
ब्रांच मैनेजर केवल अपनी ब्रांच के सारे डीलर्स के देख सकते हैं और डीलर केवल अपने। डीलर कैन व्यू प्रीवियस ट्रेड फॉर ओन आईडी ओनली। यूज़र प्रीवियस ट्रेड, अब प्रीवियस ट्रेड में तो हर एक टाइम का सारे ट्रेड आ जाएंगे, तो यूज़र ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि मुझे पिछले हफ्ते के या पिछले महीने के ट्रेड दिखाओ। ये सारी की सारी डिटेल्स होती हैं प्रीवियस ट्रेड में। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ट्रेड्स आर डिस्प्लेड इन रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हमने पढ़ा था कि जो मैसेज विंडो होती है उसमें मैसेजेस क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखते हैं और जो ट्रेड्स प्रीवियस ट्रेड में दिखते हैं वो रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखते हैं। आगे भी हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे जैसे एक्टिविटी लॉग है, ये सब उसमें क्रोनोलॉजिकल होता है। प्रीवियस ट्रेड को छोड़ के सब में क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है, अच्छे से याद कर लो। हमारा मैसेज विंडो में क्रोनोलॉजिकल था, प्रीवियस ट्रेड में रिवर्स क्रोनोलॉजिकल है, और आगे भी हम सारा क्रोनोलॉजिकल पढ़ेंगे। रिवर्स क्रोनोलॉजिकल का मतलब ये होता है कि जो सबसे रिसेंट वाला है ट्रेड वो सबसे ऊपर आएगा, फिर पुराने पुराने नीचे आएंगे, और क्रोनोलॉजिकल मतलब पुराना ऊपर, उसके बाद नए वाले नीचे। फिर पहले सारे के सारे बाय ट्रेड दिखते हैं, उसके बाद सारे के सारे सेल ट्रेड दिखते हैं। फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू यूजर्स टू व्यू देयर ट्रेड फॉर बाय और सेल साइड, मतलब फिल्टर कर सकते हैं कि बाय वाले देखने हैं या सेल वाले देखने हैं। बाय डिफॉल्ट सारे के सारे ट्रेड्स दिखते हैं। एक बार क्वेरी एग्जीक्यूट हो गई तो ट्रेड्स सॉर्टिंग के साथ दिखते हैं, यानी मतलब मैंने बाय फिल्टर ये लगाया फिल्टर कि बाय के देखने हैं मेरे को, तो फिर वो क्वेरी एग्जीक्यूट होती है तो मेरे को केवल बाय के दिखते हैं। दिस फंक्शनैलिटी ओनली वर्क फॉर सेल्फ एंड नॉट फॉर हायरार्कियल इंक्वायरी। ये चीज़ केवल अपने ट्रेड्स देखने के लिए हो सकती है। हायरार्कियल जो हमने पहले पढ़ा था ना कि सीएम सबके देख सकता है, उस केस में फिल्टर नहीं लगा सकते। प्रीवियस ट्रेड में स्पेशल फीचर्स क्या होते हैं? पहला, ट्रेड कैंसिलेशन कैन बी रिक्वेस्टेड फ्रॉम प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि ट्रेड को कैंसिल करना है तो मैं कहाँ से रिक्वेस्ट करूँगी? प्रीवियस ट्रेड स्क्रीन से। अपना केवल अपना ट्रेड कैंसिल कर सकते हैं। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल ओनली फॉर मेंबर्स ओन ट्रेड्स। कॉर्पोरेट मैनेजर कर सकता है दूसरों के भी ट्रेड्स, और ब्रांच मैनेजर कर सकता है दूसरे डीलर के। हायरार्की इसमें भी है। उसके बाद यूजर कैन रिक्वेस्ट द एक्सचेंज टू मॉडिफाई ओनली द क्लाइंट कोड फील्ड। करेंटली ट्रेड मॉडिफिकेशन फैसिलिटी इज नॉट एनेबल्ड ऑन द ट्रेडिंग सिस्टम। केवल और केवल क्लाइंट कोड फील्ड जो है मॉडिफाई हो सकती है। आज की डेट में ट्रेड कैंसिल तो हो सकता है, बट ट्रेड जो ऑर्डर ट्रेड हो गया उसको मॉडिफाई अभी नहीं कर सकते। बाकी का चैप्टर हम पार्ट 2 में कंटिन्यू करेंगे, तो स्टे ट्यून, जल्दी ही पार्ट 2 लेकर आते हैं। बाय बाय।